तो दोस्तों, एक और नया दिन और मैं बलजीत परमार हाजिर हूँ एक नई कहानी, एक नया किस्सा लेकर। आज बात करेंगे जेल के अंदर हो रहे बड़े बड़े कांड, जिनमें शामिल हैं डिफरेंट राज्य के बहुत बड़े अंडरवर्ल्ड के सरगना। वो भले उत्तर प्रदेश का मुख्तार अंसारी हो, या उसका बेटा अब्बास अंसारी हो, या लॉरेंस बिश्नोई के पंजाब की जेलों में बंद गैंगस्टर हों, जिन्होंने यहाँ तक का कारनामा कर दिया कि एक जेल के अंदर अपने दो दुश्मनों की जान ले ली, और उसके बाद तकरीबन 14 लोगों को हिरासत में लिया गया, जिसमें 12 कर्मी जो हैं वो जेल प्रशासन के हैं, जेल सुपरिंटेंडेंट, दो असिस्टेंट सुपरिंटेंडेंट और एक जेलर वार्डन के समेत 6 लोगों को अरेस्ट किया गया है। उसके साथ कुछ लोगों को सस्पेंड किया और 7 गैंगस्टर्स को उस मर्डर केस में नामजद किया गया है। लेकिन सबसे बड़ी खबर, ये पंजाब की बात थोड़ा बाद में करेंगे, लेकिन कल एक उत्तर प्रदेश से अजीबोगरीब खबर आई कि जेलों का प्रशासन यूपी में कैसे चल रहा है। पिछले 10 फरवरी को एक बहुत बड़ा कांड सामने आता है उत्तर प्रदेश की चित्रकूट जेल में, जिसमें गैंगस्टर सरगना मुख्तार अंसारी का बेटा अब्बास अंसारी, जो एमएलए है, अपनी ही एक पार्टी बनाई हुई है जिसका नाम रखा हुआ है सहेल देव भारतीय समाज पार्टी, SBSP, उसका एमएलए है। वो चित्रकूट जेल में बंद था, लेकिन पूरी घर जैसी सुविधाएं उसको वहाँ मिली हुई थी। उसकी बीवी निखत बानो, यानी कि मुख्तार अंसारी की बहू, रोज 4 से 5 घंटे उस जेल के कमरा नंबर 10 में अपने खावंद पति के साथ गुजारा करती थी। और कई दिनों से ये सिलसिला चालू था। किसी ने रोकने की कोशिश नहीं की, क्योंकि सबकी मिली भगत थी। ये किस्सा सुनाएंगे जो होता क्या था, कैसे होता था। लेकिन 10 तारीख को एक इन्फॉर्मेशन मिलने के बाद सीनियर पुलिस ऑफिसर उस जेल में रेड करते हैं, छापा मारते हैं, जिसमें निखत अपने हस्बैंड के साथ उस 10 नंबर कमरे से पकड़ी जाती, और बाहर उसकी एक SUV गाड़ी खड़ी होती है और उसका ड्राइवर, उसका नाम नियाज, वो वहाँ से पकड़ा जाता है जेल के बाहर से। और जब ये कांड होता है, ये तीनों को इनिशियली अरेस्ट किया जाता है, एक बार फिर अब्बास को भी अरेस्टेड शो किया जाता है। उसके बाद उत्तर प्रदेश का जेल प्रशासन एक SIT का गठन करता है, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम, और उसकी रिपोर्ट कल सामने आ गई। और वो रिपोर्ट जो है बहुत चौंकाने वाली है, बहुत बड़े बड़े खुलासे की है। उस रिपोर्ट में ये बताया गया, अब जरा ध्यान से देखना, इतने बड़े शातिर अपराधी मुलाजमों के साथ मिल के, अधिकारियों के साथ मिल के कैसे कैसे तरकीब लड़ाते हैं मुलाकातों की। अब ये लेडी निखत बानो, ये अंधेरा होने के बाद जेल में जाया करती थी, दिन में कभी नहीं जाती थी। और जेल के जो अधिकारी हैं, सुपरिंटेंडेंट और उसका खास आदमी एक वार्डन, जिसका नाम जगमोहन है। पहले बता दें, सुपरिंटेंडेंट का नाम है अशोक सागर, और जो जेलर है, जो पूरा सुपरविजन का काम देखता था अशोक सागर की गैर हाजिरी में, उसका नाम है संतोष कुमार सिंह। और एक जो वार्डन है उसका नाम है जगमोहन। जगमोहन बिचौले का काम करता था। कितने बजे निखत आएगी जेल में, उसकी खबर उसके पास होती थी। उसके मुताबिक वो अपने सीनियर को, संतोष कुमार सिंह को इन्फॉर्म करता था, और संतोष कुमार सिंह अशोक सागर जो जेल सुपरिंटेंडेंट हैं उनको बता के पूरे इंतज़ाम कर देता था। सबसे पहले निखत बानो के आने के कुछ सेकंड मिनट पहले
जो जेल का मेन द्वार है, मुख्य द्वार, जिसके बाहर एक बड़ी सर्च लाइट लगी होती है और सीसीटीवी कैमरास लगे हुए हैं बाहर वाले गेट के ऊपर, ताकि जेल के अंदर जो जाए उसकी मूवमेंट कैप्चर हो। तो ये लोग पूरी जेल की बत्तियां बंद कर देते थे, बत्ती गुल। बहाना ये लगाते थे कि इलेक्ट्रिसिटी चली गई है, बिजली का कट लग गया है। उसके बाद हालांकि जेल के अंदर एक जनरेटर है बड़ा, अगर कभी बिजली जाए तो जनरेटर को चालू कर दिया जाता है, लेकिन यहाँ पे वो नहीं होता था। तरकीब देखिए, लाइट बंद करने के बाद उस अंधेरे में लिखत अपने बुर्के में पहन के जेल के अंदर एंटर करती है और जेल सुपरिटेंडेंट के ऑफिस के साथ वाला कमरा, जो एक तरीके से रेस्ट रूम के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है, 10 नंबर उसका नंबर है, तो उस कमरे में दाखिल होती है जहाँ उसका पति अब्बास अंसारी, मुख्तार अंसारी का बेटा, वो हाजिर होता है। जैसे ही वो कमरे में पहुंचती है, दरवाज़ा बंद होता है तो लाइट फिर से चालू कर दी जाती है, लेकिन पूरी जेल के जो सीसीटीवी कैमरास का कनेक्शन है वो चालू नहीं किया जाता, ताकि उस दौरान अगर कहीं उसके सामने कैंटीन है, अगर जेल का कोई स्टाफर या कोई कैदी कैंटीन की तरफ जाता है तो उसकी मूवमेंट कैप्चर होगी कैमरा में। इनके लिए जो चाय पानी खाने पीने का सामान जो कैंटीन से आता था वो उस कमरे में आता, कैमरे में कैप्चर होना चाहिए था। वो सब कुछ को रोकने के लिए कि उस कमरे में इनकी खातिरदारी कैसे होती है उसका कोई गवाह सामने नहीं आ सके, कोई उसकी एविडेंस सामने नहीं आए, तो सीसीटीवी कैमरा जेल के 4-5 घंटे तक बंद रहते थे। लेखक के जाने के कुछ देर पहले फिर बत्तियां गुल हो जाती थी और जैसे ही वो जेल से बाहर निकल के अपनी गाड़ी में बैठ के आधी रात को चली जाती थी तो दोबारा से जेल में लाइट आती थी। अब देखिए, इतनी बड़ी फैसिलिटी लेने के लिए क्या नहीं किया होगा। लाखों रुपए की रिश्वत रोज़ की दी जाती थी, उनकी फैमिलीज को घुमाने फलाने का बंदोबस्त किया जाता था, बच्चों के स्कूल की फीस दी जाती थी, महंगे गिफ्ट दिए जाते थे, उनको तोहफे दिए जाते थे। और ये सिलसिला जब चलते लोगों ने कंप्लेंट करना शुरू किया कि जो रोज़ रोज़ लाइट क्यों चली जाती है रात के समय, जब हमें अपना खाना खाना होता है, जब कुछ अपना बिस्तर तैयार करना होता है। अभी सर्दी का मौसम है, आगे गर्मी आएगी तो मुश्किल हो जाएगा बिना बिजली के। तो अचानक रेड होती है पिछले महीने 10 फरवरी को, जिसमें निखत के पास से एक 21,000 रुपया कैश मिलता है, 2 मोबाइल फ़ोन मिलते हैं और कुछ सऊदी रियाल फॉरेन करेंसी वो पाई जाती है। और उसके साथ ही कुछ खाने पीने के सामान का जो कीमती, जो घर से लेके आती थी अपने पति के लिए बना के, बिरयानी वगैरह, वो सब कुछ उस कमरे से पाया जाता है। जैसे मैंने कहा, उसके बाद SIT बनती है। कल उसकी रिपोर्ट आने के बाद इस पे एक नए तरीके से फिर से इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गई है, जिसमें अभी तक 16 लोगों का रोल पाया गया इन्वेस्टिगेशन में, इस रिपोर्ट में। और जो जो बड़े ऑफिसर थे इनको सस्पेंड कर दिया गया है, अरेस्ट करके इनके खिलाफ एंटी करप्शन का केस बनाया गया है, नेग्लिजेंस ऑफ ड्यूटी का केस बनाया और आगे की कार्रवाई चल रही है। और अब्बास अंसारी को वहाँ से शिफ्ट करके उसको एक दूसरी जेल में भेज दिया गया है, जहाँ पे वो अपने बाकी के जो दिन हैं वो गुजारेगा। अब देखिए, इस खानदान में इस किस्म की अयाशियाँ जेल में रह के करना कोई नई बात नहीं है। जनवरी 2019 में चंडीगढ़ के पास एक केस रजिस्टर किया जाता है जीरकपुर में, मुख्तार अंसारी के खिलाफ,
कि उसने किसी शख्स को एक्सटॉर्शन के लिए धमकी दी जान से मारने की। एक फर्जी केस, हालांकि इस किस्म की कोई धमकी नहीं थी। मुख्तार अंसारी अब्बास का पिता 5-6 बार एमएलए रह चुका है, और उसको यूपी की जेल में बहुत तकलीफ हो रही थी योगी सरकार की वजह से। वो वहाँ से निकलना चाहता था। उसको लगता था कि यूपी की जेलों में उसकी जान को खतरा है। वो पंजाब सरकार की, उस समय की कांग्रेस सरकार के लीडरों से तालमेल करता है जेल में बैठ के, और एक सौदेबाजी की जाती है जिसके तहत एक नकली फर्जी एफआईआर जीरकपुर में रजिस्टर होती है। उसके बेस पे इसका रिमांड लेने के लिए कोर्ट से ऑर्डर लिया जाता है, प्रोडक्शन वारंट लिया जाता है, और इसको यूपी से ला के पंजाब की रोपड़ जेल में बंद कर दिया जाता। अब देखिए, आने वाले 2.5 साल 2021 के नवंबर तक ये आदमी पंजाब की रोपड़ जेल में रहता है, और इसको जेल के अंदर हर वो फैसिलिटी अवेलेबल थी जो किसी को भी अपने घर में अवेलेबल होती है। पंखा, एसी, टीवी, सेपरेट कुक, सेपरेट बाथरूम, वॉशरूम, रेस्टरूम, और नौकर चाकर, और यहाँ तक कि इसकी बीवी को जेल में रहने की फैसिलिटी भी दी गई। एक बार नहीं, बहुत बार, हफ्तों तक वो लगातार जेल में रह के जाती रही, लेकिन किसी जेल प्रशासन ने कोई एक्शन नहीं लिया, क्योंकि ऊपर के मंत्रियों के लेवल पे जो इंस्ट्रक्शन थी वो उसको फॉलो कर रहे थे। अब 2.5 साल तक, और अब पंजाब की रोपड़ जेल में जो चंडीगढ़ के नज़दीक है, वहाँ पे उसको रखा गया। यूपी सरकार ने 50 बार अपनी टीमें भेजी, अलग-अलग केसेस के वारंट लेके उसको लेने आई, तारीख पे हाजिर करना है। लेकिन पंजाब सरकार ने हर बार कोई ना कोई बहाना लगा के मुख्तार अंसारी को यूपी नहीं जाने दिया। और आखिर देखिए कहाँ तक लड़ाई चलती। उत्तर प्रदेश सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंचती है, और पूरी सुप्रीम कोर्ट में पंजाब सरकार उसको, मुख्तार अंसारी को पंजाब में रखने के लिए बहुत महंगे वकील करती है, और वकील का बिल 22 लाख रुपया आया, दूसरे का 30 लाख, टोटल 52 लाख रुपीस पंजाब सरकार ने खर्च किए मुख्तार अंसारी को यूपी जाने से रोकने के लिए। अब क्या तल्लुक हो सकता है पंजाब सरकार एक इतने बड़े क्रिमिनल को बचाने के लिए सरकारी खजाने से जनता का पैसा खर्च करती रही, और पूछने वाला कोई नहीं था। अब देखिए, इसी किस्म से पुराने ज़माने में आपको समद खान का किस्सा याद होगा। मुंबई की आर्थर रोड जेल में बंद था, मर्डर केस में इन्वॉल्व था। थोड़े दिनों के बाद तारीख पे गवाह भुगतने थे, और जो 2 गवाह खास चश्मदीद गवाह थे उस क्राइम के, उनको रास्ते से हटाना था। लेकिन समद खान तो जेल में है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने जेल सुपरिटेंडेंट के कमरे में उन दोनों जो गवाह थे उनको उसके आदमी उनके घर से उठा के लाए, जेल में सुपरिटेंडेंट के कमरे में ला के बैठा दिया गया। वहाँ उनकी पिटाई की गई, मारा गया। एक नाई को बुलाया गया, बार्बर को, और उनका आधा सर, आधी दाढ़ी और आधी मूछ काट दी गई सुपरिटेंडेंट के सामने, उसी के ऑफिस में। अब जहाँ इतनी बुरी हालत गवाह की जेल के अंदर हो जाए, वो गवाही कैसे देगा? वही हुआ। 2 दिन के बाद जब कोर्ट में केस हुआ, दोनों गवाहों ने समद खान के खिलाफ गवाही देने से इनकार कर दिया, और समद खान छूट गया। ये जेलों में इस किस्म के किस्से अक्सर चलते हैं। अब थोड़ी सी बात जाते जाते गोविंदवाल साहिब जेल पंजाब की करते हैं, जो सबसे महफूज जेल गिनी जाती, मोस्ट मॉडर्न जेल गिनी जाती। उस जेल में लॉरेंस बिश्नोई गैंग और एक समय पे उसके राइट हैंड रहे जग्गू भगवानपुरिये के गैंग के लोग एक ही बैरक में
डिफरेंट सेल्स में थे। जग्गू के लोग कम थे 6-7, लेकिन लॉरेंस गैंग के 25-30 लड़के उसी बैरक में लेकिन दूसरे सेल में थे। अब उनकी लड़ाई हो जाती है आपस में, दोनों गैंग में अभी फूट पड़ गई। जग्गू भगवानपुरिया अलग हो गया लॉरेंस बिश्नोई से, दोनों की लड़ाई होती है, जिसमें पहले दिन जो लड़ाई होती है उसमें लॉरेंस बिश्नोई गैंग के 3 लोगों को चोट लगती है। लेकिन 3 दिन के बाद फिर दोबारा इनकी लड़ाई होती है आपस में, जिसमें भगवानपुरिया गैंग के 2 लोगों का मर्डर हो जाता है और लॉरेंस बिश्नोई गैंग का एक शख्स गंभीर रूप से जख्मी होता है, आज तक हॉस्पिटल में है। इसके साथ 7 लोग और जख्मी हो जाते हैं। उसके बाद बात खत्म नहीं होती, अभी उन लोगों की गिरफ्तारी हो रही थी जो लोग इसमें शामिल थे, लेकिन वो क्योंकि अंडर ट्रीटमेंट थे, उनका इलाज चल रहा था, चोट लगी हुई थी, तो पुलिस ने उनका अभी तक रिमांड लिया नहीं था। जेल के अंदर वो लोग एक वीडियो बनाते हैं, एक सेलिब्रेशन करते हैं, जग्गू भगवानपुरिया गैंग के 2 लोगों के मारने की सेलिब्रेशन पार्टी होती है जेल में। उसमें गाली गलौज दे रहे हैं, लॉरेंस बिश्नोई जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं, भंगड़ा डाल रहे हैं, गाने गा रहे हैं और इतनी खुले एरिया में खुले घूम रहे हैं जैसे वो जेल नहीं कोई किसी कॉलेज का हॉस्टल हो। इतने खूबसूरत कपड़े पहन के, सर पे टोपियां लेके, और गालियां इतनी बोल रहे हैं कि सुनी नहीं जाती। और ये सब जेल के अंदर हो रहा है, जो पंजाब की हाई सिक्योरिटी जेल है। अब वीडियो आने के बाद पहले लड़ाई हुई, जेल प्रशासन ने कोई एक्शन नहीं लिया, 2 मर्डर हो गए, कोई एक्शन नहीं लिया। लेकिन जब ये वीडियो वायरल हो गई, पूरे देश भर के चैनल पर चलने लगी, तो राज्य के मुख्यमंत्री ने सख्त कदम लेने के इंस्ट्रक्शन दिए। अब मुझे ये समझ में नहीं आता कि पुलिस अपने लेवल पे एक्शन क्यों नहीं लेती। क्या हर बात पे एक मुख्यमंत्री को ऑर्डर देना पड़ेगा, आप ये कीजिए वो कीजिए। खैर, उसके बाद जेल सुपरिटेंडेंट को सस्पेंड किया गया, उसके 2 असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट को सस्पेंड किया गया और जेल के 4 और कर्मियों को सस्पेंड किया गया। उनमें से 5 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया। 7 लोगों का प्रोडक्शन वारंट के लिए आज कोर्ट में शायद एप्लीकेशन दी गई है। उनको डिफरेंट जेल में से ला के उनके ऊपर अभी उनकी इंटरोगेशन होगी और इस 2 मर्डर केस की तहकीकात शुरू होगी। इस इंसिडेंट के बाद जब वायरल वीडियो सामने आता है, तो सब लोगों को पंजाब की डिफरेंट जेल्स में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। किसी को रोपड़, किसी को बठिंडा, अमृतसर, लुधियाना, पटियाला, नाभा, फरीदकोट, ऐसी जेलों में 1-1, 2-2 करके सब लोगों को भेज दिया गया। तो ये काम पहले क्यों नहीं हो सकता था? जेल प्रशासन में करप्शन की कोई रोक टोक के लिए कोई बड़ा एक्शन किसी भी राज्य की पुलिस नहीं लेती, क्योंकि उसमें बहुत सारे पॉलिटिशियन, बड़े बड़े लोगों के, असरदार सूखदार लोगों के रिश्तेदार, कारिंदे, पॉलिटिकल प्रिजनर्स खुद सब जेलों में बैठे हैं। अगर एक का कोई सहूलत बंद होती है तो सबकी होगी। और पंजाब में जेलों का नाम जो है वो जेल नहीं है आजकल, वो सुधार घर है, लोगों को ठीक ठाक करने का घर, और शायद इसको लिटरली लिया जा रहा है। अगर घर उसका नाम रख दिया तो घर वाली हर सहूलत जेल में मिलती है। जेल तो रही नहीं, सब के सब घर हो गए। तो दोस्तों, ये है हमारी जेलों का प्रशासन, और बड़े लोग, क्रिमिनल, हार्डर क्रिमिनल, गैंगस्टर, माफिया डॉन किस तरीके से कानून के साथ खिलवाड़ करके अपनी बीवियां, अपनी सहेलियां, अपने दोस्त, उनको लेके जेलों में भी घर की तरह अयाशी करते। तो दोस्तों, आने वाले दिनों में इसी किस्म के और कितने कहानियाँ लेके फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।